Assalamualaikum everyone, welcome back to our channel. So today we will be starting with part 2 of May-June 2019 paper. Let's start with question number 24. This is part 2. Okay, a gas is enclosed in a container of fixed volume. Volume is fixed. Remember this. Okay. The gas gains heat energy from an external source. External source से वो energy gain कर रही है. आगे कह रहा है examiner, what happens to the molecules of gas? They expand. Molecules never expand. Remember this thing. They move faster inside the container. Yes, this can be answer. But statement वाले क्वेश्चन में हम सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं. सी कह रहा है दे मूव फर्दर अपार्ट. क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम सेम है तो ये ऐसे ही जैसे थे वो वैसे ही रहेंगे. फर्दर अपार्ट मूव नहीं करेंगे क्योंकि अगर वॉल्यूम बढ़ता तो ये फर्दर अपार्ट मूव करते हैं. वॉल्यूम फिक्स्ड है तो ये ज्यादा मूव नहीं करेंगे, तो इसीलिए सी भी इनकरेक्ट हो गया. डी में लिखा हुआ दे वाइब्रेट विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी क्योंकि अगेन प्रेशर नहीं है और वाइब्रेट तो नहीं करेंगे यहाँ पे. ठीक है, रैंडमली मूव करेंगे. दैट इज वाई डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो द राइट आंसर इज बी. ठीक है, आगे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. अ वेव ऑन वाटर ट्रेवल्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी बोट. ये वेव है, ये ट्रेवल कर रही है बोट की तरफ. अब यहाँ पे इसका देखें एम्पलीट्यूड ऐसा है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम हो गया बिकॉज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. क्योंकि वेव ने थोड़ी सी एनर्जी अपनी बोट को भी दे दी जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड कम हो गया. आगे बात करते हैं. एज द वेव पासेस द बोट स्टार्ट्स टू मूव अप and down and gains kinetic energy from the wave. Which property of wave changes as the wave passes through the boat? जब वेव पास कर रही है बोट से तो कौन सी इसकी जो है प्रॉपर्टी चेंज हो रही है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है. यहाँ पे पहले एम्पलीट्यूड ज्यादा था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम था. कम क्यों हुआ? एनर्जी ट्रांसफर की वजह से बोट के अंदर थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसफर हो गई. सो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए ए. आगे चेक करते हैं. फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, स्पीड भी चेंज नहीं हो रही. यहाँ पे बोट जो है नॉर्मल ट्रेवल कर रही है. वेव लेंथ भी चेंज, स्पीड चेंज नहीं होगी तो वेव लेंथ भी चेंज नहीं होगी. सी और डी भी गलत हो गए. सो एम्पलीट्यूड इज द राइट आंसर. 26. Which waves are longitudinal? Electromagnetic spectrum में जितनी वेव रेज होती हैं सारी ट्रांसवर्स वेव होती हैं. ठीक है, उसके अलावा जो जितनी भी होती हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो गामा रेज हमारी हो गई ट्रांसवर्स वेव और इसी तरह लाइट हो गई हमारी, क्योंकि विजिबल लाइट भी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, तो ये भी हो गई ट्रांसवर्स वेव. वो पूछे लॉन्गिट्यूडनल, तो अल्ट्रासाउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में नहीं होती. सो सी विल बी राइट आंसर. जबकि डी एक्सरे भी एक वो हमारी ना वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से ही है. तो ये तीनों गलत हो गए. सी आंसर हो गया हमारा. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. An object is placed at a distance from converging length that is equal to the twice of focal length of the lens. अच्छा, ट्वाइस फोकल लेंथ यानी f के बजाय 2f पर है. ऑब्जेक्ट एट 2f. ये केस याद हमने किया था पहले भी, बल्कि पढ़ा था, याद नहीं किया था, सॉरी. तो ऑब्जेक्ट हमारा है 2f पे, ऑब्जेक्ट 2f है तो इमेज भी हमारी 2f पर ही होगी. ये केस आपको पता होना चाहिए. अच्छा, विच स्टेटमेंट अबाउट द इमेज इज करेक्ट? इमेज के बारे में कौन सी जो है वो करेक्ट है? अच्छा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी 2f पर बन रहा है और इमेज बट ये लेंस है और इमेज भी 2f पर बन रही है, तो ये हमारी हो जाएगी इन्वर्टेड. ऑब्जेक्ट ऐसा, इमेज ऐसी, इन्वर्टेड हो जाएगी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं. द लेंस इन द डायग्राम प्रोड्यूस एन इमेज आई ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ. इमेज यहाँ पर पीछे की तरफ बन रही है, यहाँ नहीं बन रही. Why this is not the ray diagram for a photographic enlarger? photographic enlarger में हमारी इमेज होती है, वो होती है वर्चुअल. अच्छा, वर्चुअल क्यों होती है इसके बारे में बताता हूँ. एक चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे की पॉइंट. जहां पर इमेज होती है वहीं पर अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है, जैसे लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर इमेज भी है और ऑब्जेक्ट भी है, अगर ऐसी कंडीशन होती है
तो इमेज हमारी होती है वर्चुअल, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर है और इमेज हमारी होती राइट हैंड साइड पर, तो दिस विल बी आवर रियल इमेज। गॉट इट? ऑब्जेक्ट उल्टे हाथ पे, इमेज सीधे हाथ पे, रियल इमेज। ऑब्जेक्ट उल्टे हाथ पे, इमेज भी लेफ्ट साइड पर, दैट इज व्हेन यू से दैट इमेज इज वर्चुअल। गॉट इट? सो यहाँ पे क्या सीन है कि इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड पर है जबकि ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो हमारी इमेज वर्चुअल हो जाएगी, ठीक है। और ये लिखा हुआ है कि द इमेज मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड तो इमेज नहीं है यहाँ पर। द लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस ये भी गलत हो गया। द लेंस इज टू थिन, ऐसा नहीं होता फोटोग्राफिक इमेजर में। सो बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। What is the approximate range of audible frequencies for a healthy human ear? तो ये होती हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अच्छा, ए में लिखा हुआ है 2 हर्ट्ज टू 2 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज को अगर मैं हर्ट्ज में लेके आऊं तो 2 को मल्टीप्लाई करूं 1000 से, तो मेरा बनता है 2000 हर्ट्ज। यहाँ तो लिखा हुआ है 2 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज, नहीं ऐसा नहीं है। बी में लिखा हुआ है 20 हर्ट्ज से लेकर 2 किलो हर्ट्ज तक, तो 2 किलो हर्ट्ज को मैंने अगेन मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो मेरा फिर आता है 20 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज सॉरी, मगर यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज है मैक्सिमम रेंज, इसलिए भी गलत हो गया। 20 किलो हर्ट्ज को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 1000 से, तो मेरे पास आंसर आता है 20,000 विच इज करेक्ट। इनिशियल है 20 हर्ट्ज, मैक्सिमम है 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज, दैट इज वाई सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है 200 हर्ट्ज से लेकर 200 किलो हर्ट्ज, बहुत ज्यादा रेंज हो जाएगी, डी इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज CA, the speed of sound in water is CW, the speed of sound in ice is CI. Which relationship is correct? तो मैं बताता हूं कि क्योंकि यहाँ पे साउंड एयर लिखा हुआ है, तो गैस यानी एयर में स्पीड ऑफ साउंड स्लोएस्ट होती है। इसी तरह लिखा हुआ है वाटर यानी लिक्विड, तो यहाँ पर भी स्पीड ऑफ साउंड स्लो होती है कंपैरेटिवली। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि आइस लिखा हुआ है लास्ट में, तो सॉलिड यानी आइस में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होती है, ठीक है। तो ए में लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ यानी सी ए था एयर, एयर इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन आइस, नहीं, सबसे ज्यादा तो यहाँ पर होती है, तो ये ए कैसे होता है ज्यादा। अच्छा, बी में लिखा हुआ है एयर जो है, एयर की स्पीड यानी गैस की स्पीड ज्यादा है वाटर से, गैस की वाटर से ज्यादा नहीं होती, इवन वाटर ही ज्यादा होती है गैस से, इसलिए बी भी गलत हो गया। सी में लिखा हुआ है कि जो आइस है यानी सॉलिड है उसकी स्पीड ज्यादा है वाटर से, यस सॉलिड की स्पीड ज्यादा होती है वाटर से, सी विल बी आवर आंसर। डी में लिखा हुआ है स्पीड ऑफ वाटर और स्पीड ऑफ जो एयर है वो बराबर होती है, ऐसा कभी भी नहीं होता, तो सी विल बी आवर राइट आंसर। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। वन एंड ऑफ ईच ऑफ टू बार्स इज मार्क विद एन एक्स और वाई, एक्स और वाई से मार्क किए हुए हैं, ये बार एंड एक्स है, ये एंड वाई है, ठीक है। एंड एक्स ऑफ बार इज ब्रॉट क्लोज टू द नॉर्थ पोल एंड देन टू द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, एंड वाई ऑफ बार टू इज ब्रॉट टू द एन पोल एंड देन टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। और लिखा हुआ है ये टेबल है यहाँ पे, ये एंड एक्स है बार वन का, ये एंड वाई है बार टू का। वो कह रहा है विच मटेरियल्स ऑफ बार वन एंड बार टू आर मेड फ्रॉम, बार वन और बार टू कौन से मटेरियल से बने हुए हैं, इसको देखते हैं। अच्छा, ये इंडिकेशन उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट अगर एंड एक्स है तो वो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। और जब साउथ पोल के करीब लेके आए तब भी अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि जब साउथ पोल ला रहे हैं तब भी अट्रैक्ट हो रहा है, जब नॉर्थ पोल ला रहे हैं तब भी अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर परमानेंट मैग्नेट होता तो वो रिपेल करता, मगर ये दोनों जगहों से दोनों कंडीशन में अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो गया हमारा।
तो और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई में क्या हुआ, एंड वाई में क्या हुआ कि नॉर्थ पोल आया तो ये अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, मतलब एंड वाई हमारा यहाँ पे साउथ होगा, और जब साउथ पोल आया तो ये रिपेल हो गया, ठीक है। तो यहीं पे जब साउथ पोल लिया है तो यहाँ पे रिपल्जन हो गई। ये क्या बात याद रखिएगा, जब भी रिपल्जन होती है ये इंडिकेशन है परमानेंट मैग्नेट की, ऑलवेज परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। और परमानेंट मैग्नेट किस चीज से बनता है, ये भी याद रखिएगा कि परमानेंट मैग्नेट इज मेड अप ऑफ स्टील। तो बार वन और बार टू लिखा हुआ है, बार टू का हमने जिक्र किया, पहले इसकी बात कर लेते हैं। बार टू हमारा स्टील से बना होना चाहिए क्योंकि वो परमानेंट मैग्नेट है। आयरन स्टील, यस गलत, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। कॉपर गलत लिखा हुआ है, आयरन गलत लिखा हुआ है। बार वन जो है हमारा आयरन है, बिकॉज आयरन इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन मैच कर गए हमारे, दैट इज वाई बी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। द डायग्राम shows a car ignition switch and starter motor। अच्छा ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो गौर से देखिएगा। ये कार इग्निशन स्विच है, ये आ गई हमारी स्टार्टर मोटर। क्या होता है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से करंट फ्लो होता है, होते 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 फिर इधर आता है, और यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक हो रहा है, ब्लैक जो यहाँ पे लगे हुई चीज, ये कहलाता है रिले। रिले कब होता है जब हमें स्मॉल करंट को फ्लो करवाना होता है, ये बात भी याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं। द इग्निशन स्विच is in a car with long thin wires. The starter motor is in a circuit with short thick wires। जितना छोटा वायर होता है उतनी ज्यादा जो है वो रेजिस्टेंस होती है, उतनी कम रेजिस्टेंस होती है बल्कि। इसका मतलब क्या होगा, हाई करंट। और जितना जो है हमारा थिक वायर होता है उतनी ही रेजिस्टेंस हमारी होती है जो है वो ज्यादा। थिक वायर में, सॉरी एक मैंने गलती कर दी यहाँ पे, थिक वायर में करंट कम होता है, बल्कि मैंने सही लिखा है यहाँ पे, थिक वायर में करंट कम होता है और जो स्मॉल वायरस में करंट ज्यादा होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। द इग्निशन स्विच इज इन अ सर्किट विद लॉन्ग थिन वायर, द स्टार्टर मोटर इज इन अ सर्किट विद शॉर्ट थिक वायर, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चॉइस ऑफ वायर्स। इसको जरा मैं कंफर्म कर लेता हूँ, मुझे डाउट लग रहा है इस वाली बात पे, एक मिनट के लिए। नहीं सही, हम सही कह रहे थे, ऐसे ही होता है कि यहाँ पे करंट लेस होता है, ठीक है, सही है। आगे मूव करते हैं। What is the explanation of the choice for the choice of wires? Each circuit needs to contain the same total mass of wire। नहीं, यहाँ पे तो जो है वो छोटा तार है, मतलब पतला, और यहाँ पे मोटा तार है, तो मास तो सेम नहीं है। बी में लिखा हुआ थिकर वायर हीट अप मोर क्विकली व्हेन द रिले स्विच इज ऑन। नहीं, थिकर वायर जल्दी नहीं होते क्योंकि थिकर वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, तो जितनी जल्दी हीट नहीं करते। इसी तरह ये गलत हो जाता है हमारा ऑप्शन। सी में लिखा है थिन वायर हैव लोअर रेजिस्टेंस। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, बल्कि यार मैंने गलती कर दी यहाँ पर, एक मिनट, के थिकर वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, सॉरी माय बैड, रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, इसी वजह से लेस करंट होता है। तो पर यहाँ पर हमारे पास होगा हाई करंट। आई अपोलोजाइज फॉर दिस, सॉरी। थिन वायर्स हैव लो रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं है, तो थिन वायर्स में हमेशा, यानी स्मॉल वायर्स में हमेशा ज्यादा होती है रेजिस्टेंस, इसलिए सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी, द इग्निशन स्विच सर्किट कैरीज अ स्मॉल करंट देन द स्टार्टर मोटर। यस, इग्निशन स्विच में जब आप स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली यहाँ पे स्मॉल करंट होता है और स्टार्टर मोटर में ज्यादा करंट होता है, ठीक है। तो दैट इज वाई डी इज द राइट आंसर। इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन बाय द वे। क्वेश्चन नंबर 33। द डायग्राम शोज अ सिंपल सर्किट, दिस इज वेरिएबल रजिस्टर। मोटर लगी हुई है हमारी, दो लैंप लगे हुए हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रजिस्टर इज इंक्रीज। जब वेरिएबल रजिस्टर की हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दी तो ऑब्वियसली करंट नीचे आ जाएगा, कम हो जाएगा।
क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगा। करंट कम होने की वजह से, क्योंकि करंट कम फ्लो करेगा लैंप के अंदर, तो लैंप जो है हमारे डिमर हो जाएंगे, ब्राइट नहीं होंगे, डिमर हो जाएंगे। तो सेम ब्राइटनेस वाले ऑप्शन हम कट कर देते हैं, सी और डी इनकरेक्ट। अब क्योंकि डिमर हो जाएंगे, जिसकी वजह से मोटर भी हल्की हल्की फ्लो करेगी, तेज नहीं करेगी, मोर क्विकली नहीं करेगी। बी इज राइट आंसर, द लैंप्स आर डिमर एंड द मोटर रोटेट्स मोर स्लोली बिकॉज ऑफ लेस करंट। और लेस करंट क्यों हुआ? क्योंकि रेजिस्टेंस हमारी इंक्रीज हो गई। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। 34, द डायग्राम शोज अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इसकी ईएमएफ है, ई मींस ईएमएफ, या करंट, ये रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज। विच स्टेटमेंट कैन नॉट बी करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकती? करंट 2 एम्पेयर, यस करंट 2 एम्पेयर का हो सकता है, क्योंकि करंट का यूनिट एम्पेयर ही होता है। ये स्टेटमेंट गलत, सही हो गई। लिखा हुआ ईएमएफ ई इज 12 जूल्स। नहीं, ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होगा कि होता है वर्क डन ओवर चार्ज। तो उसका यूनिट प्रॉपर होता है वोल्ट्स, यानी वी। जूल्स नहीं होता, वोल्ट्स होता है। तो ये बात गलत है। ठीक है, ये सही नहीं हो सकती बात, जिस तरह यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अच्छा, सी में लिखा था पीडी अक्रॉस द रेजिस्टर इज 10 वोल्ट्स। यस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा, वो वोल्ट्स में मेजर होता है। इसी तरह लिखा हुआ है डी में द रेजिस्टेंस आर इज 5 ओम्स। यस, रेजिस्टेंस तो ओम्स में मेजर होती है, दैट इज व्हाई डी इज आल्सो राइट। तो सी इनकरेक्ट, बल्कि सी राइट है, क्योंकि उन्होंने कैन नॉट लिखा हुआ है तो इस वजह से गलत हो गया, वरना सी सही है, सी भी, डी भी सही है, सी भी सही है, ए भी सही है। कैन नॉट की वजह से ईएमएफ जो है जूल्स की वजह वोल्टेज में मेजर होती है, दैट इज व्हाई बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस केस। ठीक है, समझ में आई है? आगे बढ़ते हैं 35 पर। द केबल टू एन इलेक्ट्रिक कुकर कंटेन्स अ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर एंड एन अर्थ वायर। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक केटल है फॉर एग्जाम्पल ये, तो यहाँ पे कनेक्ट होता है लाइव वायर, और फिर जो करंट वापस आता है वो आता है न्यूट्रल वायर के थ्रू। लाइव से करंट जाता है, वापस आता है न्यूट्रल के थ्रू। When the cooker is working correctly, which, अच्छा करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट जो है वो वर्क कर रहा है कुकर। इन विच वायर आर द करंट इक्वल? करंट इक्वल कहाँ पर है? क्योंकि जब लाइव से करंट जाएगा तो न्यूट्रल से वापस आएगा, तो लाइव और न्यूट्रल की बात ही होगी यहाँ पे। द लाइव एंड न्यूट्रल एंड अर्थ, अर्थ की बात नहीं होगी यहाँ पे, अर्थ भी गलत, जहाँ पे अर्थ आ रहा है वो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सिर्फ न्यूट्रल और लाइव की बात होगी, क्योंकि लाइव से करंट जाएगा और न्यूट्रल से वापस आएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन। लेट read it. The manufacturer of electrical heater said that only one heater must be connected to the main wiring through any fuse. एक वक्त में एक ही फ्यूज कनेक्ट होना चाहिए, सॉरी, एक वक्त में एक ही हीटर कनेक्ट होना चाहिए। द करंट इन द सर्किट विद ओनली वन हीटर इज 9 एम्पियर, द फ्यूज रेटिंग इज 10 एम्पियर। फ्यूज की रेटिंग हमारे पास है 10 एम्पियर। डिस्पाइट द वार्निंग, वार्निंग के बावजूद भी सेकंड हीटर लगा दिया गया भाई। अच्छा, व्हेन द स्विच इज क्लोज, फ्यूज ब्लोस। स्विच क्लोज हुआ, फ्यूज जो है वो मेल्ट हो गया या ब्रेक हो गया। ये 10 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है यहाँ पर, ये हीटर 1 लगा हुआ है, ये हीटर 2 भी लगा दिया, जबरदस्ती लगा दिया जबकि मना किया था। द फ्यूज इज रिप्लेस्ड विद 20 एम्पियर फ्यूज। व्हाट हैपेंड व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड? अच्छा, अब पहले 10 एम्पियर का लगा हुआ था फ्यूज, अब जब 20 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया तो क्या होगा, वो ये पूछ रहे हैं। तो जब फॉर एग्जाम्पल हीटर की अगर जो रेंज है वो लिखा हुआ है 9 एम्पियर की रेंज, ठीक है, तो उसमें उतना ही करंट फ्लो होना चाहिए ना। जब दो हीटर लगाएंगे तो ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मसला होगा यहाँ पर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। द ईच हीटर ओनली रिसीव्स हाफ करेक्ट करंट। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ना हाफ करेगा ना डबल करेगा। ईच हीटर रिसीव्स ट्वाइस द करेक्ट करंट, ट्वाइस भी नहीं करेगा। The current, the circuit wiring connecting the heater to main overheat. Yes, overheat हो जाएगा, क्योंकि जब हमारी मैक्सिमम रेंज थी 10 एम्पियर, उसको इग्नोर करके जब लगा दिया गया स्विच 20 एम्पियर्स का,
तो करंट तो उतना ही फ्लो करेगा, मगर वो जब फ्लो करता रहेगा जबकि हीटर की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है और उसमें करंट फ्लो होता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो हीटर है वो ओवरहीट कर जाएगा। दैट इज वाई सी इज करेक्ट आंसर। द फ्यूज मेल्ट्स व्हेन द हीटर हैज स्विच ऑन। नहीं, क्योंकि उसका करंट कम है और फ्यूज ज्यादा एम्पेयर का है, तो फ्यूज मेल्ट नहीं करेगा इस केस में भी। सी विल बी द राइट आंसर। इसको जरा दोबारा गौर से पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आएगा। ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 मूव करते हैं। A coil is rotating in a magnetic field. The coil is connected to an oscilloscope. The diagram shows this is oscilloscope. The coil now speeds up and rotates twice as fast. पहले 1x थी तो ये हो गई 2x speed. Which diagram shows the new trace? अब देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है, एक बॉक्स, दो बॉक्स, ठीक है। सॉरी यहाँ मैं गलत मार्क कर दिया। वेव स्टार्ट कहाँ से हो रही है? वेव स्टार्ट हो रही है यहाँ से, मेन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी ये जो है ये क्या आता है एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं? एक, दो बॉक्सेस। इसी तरह यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं? दो बॉक्सेस। अब अगर मैं इसको ट्वाइस इसकी स्पीड कर दूं तो कितना हो जाएगा एम्पलीट्यूड? फोर बॉक्सेस के बराबर। तो फोर बॉक्सेस के बराबर हो जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे एक चीज यूं मूव कर रही है, ठीक है, अब मैंने इसकी स्पीड 2x कर दी, तो कैसे मूव करेगी? तेज मूव करेगी ना। तो ऑप्शन देखते हैं, उन्होंने कहा है कि 2x स्पीड हो गई है इसकी। विच डायग्राम शोज द न्यू ट्रेस। अब ए में क्या है कि एम्पलीट्यूड तो सेम ही है। देखिए यहाँ से अगर वेव स्टार्ट होती है हमारी, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है ना वेव, यूं जा रही है, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड तो दो बॉक्सेस ही रहा है, जबकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, मगर दोनों चीजें चेंज होनी चाहिए एक साथ। ये गलत हो गया। अब बी में क्या है कि जब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा वेव, यहाँ से स्टार्ट हो रही है वेव, तो यहाँ पे कितने यकीनन फोर बॉक्सेस होने चाहिए। एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स। बिल्कुल ठीक है ये, बी बिल्कुल ठीक है। और बी में स्पीड भी 2x हो गई। मगर आगे देखते हैं, सी में बिल्कुल गलत बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है? ऐसा होना चाहिए, ये तो एक ही वेव बनी है इसमें। दैट इज वाई बी इज द राइट आंसर। एम्पलीट्यूड मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, एम्पलीट्यूड should rise along with frequency because speed is 2x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A teacher uses the circuit shown। लॉन्ग ट्रांसमिशन वायर्स हैं यहाँ पे x और y हैं। The identical lamp X and Y are connected to a low voltage AC supply power by high resistance transmission wire. Both lamps are switched on. दोनों लैंप स्विच ऑन कर दिए गए। लैंप X is then switched off and lamp Y is switched on. What happens to the voltage and power supplied to lamp Y? लैंप Y की वोल्टेज और पावर को क्या होगा, ये पूछ रहे हैं वो लोग। अब हम इनको चेक करते हैं। अच्छा, पहले दोनों ऑन थे, दोनों में करंट पास हो रहा था, सब कुछ ठीक था। मगर क्या हुआ कि अचानक से लैंप एक्स जो है वो ऑफ कर दिया गया और लैंप वाई ऑन कर दिया गया। तो क्या होगा कि करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। जितना भी करंट है, फॉर एग्जाम्पल 10 एम्पियर का करंट है, ये सारा का सारा करंट यहाँ जाएगा, सिर्फ वाई से पास होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तो एज अ रिजल्ट, क्योंकि ये हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज यानी ईएमएफ है, तो अब क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये पैरेलल में लगे हुए हैं ना दोनों, अब वोल्टेज डिवाइड नहीं हो रहा। वोल्टेज यहाँ पे सिर्फ वाई में जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। तो क्या होगा कि वोल्टेज वाई होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इस हिसाब से सी या डी में से आंसर होगा। ए और बी हमारे रॉन्ग हो गए। और हमें फॉर्मूला एक याद है। अब मैं ये वाली बात को जरा चेक करता हूँ कि द पावर सप्लाई टू लैंप पाई, एक फॉर्मूला हमने याद किया था, पोटेंशियल, सॉरी, पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिफरेंस का, सॉरी, तो पीडी का, पी इक्वल्स टू आई वी। तो इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी वरना। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था P इक्वल्स टू आई वी का। पावर जब बढ़ती है उसी टाइम वोल्टेज बढ़ता है। इसका मतलब पावर और वोल्टेज क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जब वोल्टेज बढ़ता है तो पावर बढ़ती है, वोल्टेज बढ़ता है तो पावर बढ़ती है।
तो यहाँ पर इंक्रीज को किस किसके साथ जो है वो कॉम्बिनेशन बना रहा है कि पावर जहां बढ़ रही है वहीं वोल्टेज बढ़ रहा है, या जहां वोल्टेज बढ़ रहा है वहीं पावर बढ़े। ऑप्शन नंबर सी में ना, सी में वोल्टेज बढ़ रहा है तो सी में पावर भी बढ़ रही है। डी में क्या लिखा हुआ है कि पावर कांस्टेंट नहीं, ऐसा तो नहीं होगा बिकॉज ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट इज वाई सी इज द राइट आंसर एंड डी इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। ये अगेन थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन था, इतना नहीं था मगर थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। अ कार बैटरी सप्लाइज अ करंट इन वन डायरेक्शन। कार बैटरी जो है, क्वेश्चन नंबर 39, अ कार बैटरी सप्लाइज अ करंट इन वन डायरेक्शन। कार बैटरी एक डायरेक्शन में करंट सप्लाई कर रही है। द करंट इन द पॉसिबल डायरेक्शन रिचार्जेस द बैटरी। इन विच सर्किट रिचार्जेस द बैटरी। कौन सा सर्किट जो है वो रिचार्ज करेगा बैटरी को यूजिंग एन ऑल्टरनेटेड करंट एसी सप्लाई एंड अ डायोड। सप्लाई जो है वो एसी है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन हमारी चेंज होगी। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर ए में अगर हम चेक करते हैं तो क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो करंट इस पे यूं फ्लो करेगा। अच्छा, और फिर करंट क्योंकि एसी सप्लाई है तो करंट यूं भी फ्लो करेगा। ठीक है, करंट यूं भी फ्लो करेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको मसला कर दिया है। करंट यूं फ्लो करेगा और फिर करंट यूं भी फ्लो करेगा, दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो जब यूं फ्लो करेगा तो इस पे करंट आएगा, जब यूं फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो डायोड को चार्ज करेगा। जब नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा करंट तो डायोड को चार्ज नहीं करेगा, और पॉजिटिव टू नेगेटिव में डायोड को चार्ज करेगा। तो ए हमारा आंसर करेक्ट हो चुका है। अब बी को चेक कर लेते हैं फिर भी। अब यहाँ पे डायोड ही उल्टा लगा हुआ है तो ये यहाँ पे करंट रुक जाएगा ना, पास कैसे करेगा यहाँ पे करंट, यहाँ से यूं थोड़ी करेगा। सर्किट ही मतलब सही पास नहीं हो रहा यहाँ पे करंट। ठीक है, तो बी करेक्ट हो गया। बाकी सी और डी में तो डायोड जो है वो गलत लगे हुए हैं, डायोड लगाए उन्होंने पैरेलल में, तो इस हिसाब से ये सी और डी भी गलत हो गए। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 40, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पेपर। अ प्रोटॉन हैज अ चार्ज क्यू। प्रोटॉन का चार्ज क्यू है और मास है m। What is the charge and what is the mass of alpha particle? अल्फा पार्टिकल का मास पूछ रहे हैं और चार्ज पूछ रहा है। अच्छा, तो हीलियम न्यूक्लियाई होता है अल्फा पार्टिकल। न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर 40 होता है, प्रोटॉन नंबर इज ऑलवेज 2। व्हाट इज द चार्ज एंड द मास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास नंबर जो होता है, पहले मास नंबर की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन का मास है यहाँ पर 4m, सॉरी प्रोटॉन का मास है यहाँ पे m। तो जब अल्फा पार्टिकल की 4 है, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा एम से, इस हिसाब से 4m बन जाएगा। यहाँ पे था m, यहाँ पे 4 है मास नंबर तो 4m हो जाएगा। तो 4m वाला ऑप्शन ठीक होगा। यहाँ से डायरेक्टली आंसर पता लग गया हमें, मगर हम फिर भी जो चार्ज वाला ऑप्शन है उसको देखते हैं। अब हमें क्या देखना होगा कि प्रोटॉन है चार्ज ऑफ q। अब यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज था q, एक प्रोटॉन है, एक चार्ज है उसका 2 q। तो अब यहाँ पर क्या है कि 2 है, हीलियम में यानी अल्फा पार्टिकल में 2 है, तो चार्ज कितना हो जाएगा 2q। ठीक है, तो 2q बिल्कुल यहाँ पे सही फिक्स हो रहा है, मास और चार्ज। सो सी विल बी आवर राइट आंसर। वेर ए में तो डायरेक्टली कह रहा है चार्ज q है, बी में भी कह रहा है कि चार्ज 2q है, मगर ऑब्वियसली मास 2 है में तो ये गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। इसी तरह डी में वो कह रहा है 4q and 2m, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। Thanks for watching. I will see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.